पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है। तो सबको एंड डालनी है पीएच स्केल। अगर कोई भी सब्सटेंस है, पीएच स्केल एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? हमारे पास तरह तरह के इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे। पीएच स्केल क्या होता है? नॉर्मल एसिड्स वगैरह होते हैं ना, जो मतलब जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, उनके लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। लेकिन जो एसिड टफ होते हैं, यानी डिफिकल्ट है उनकी एसिडिटी बेसिसिटी निकालना एसिड और बेस की, उनके लिए हम दूसरी स्केल्स यूज करते हैं। तो पीएच स्केल में वैल्यू होती है 1 to 14, बट क्या ये फिक्स वैल्यू है? नहीं, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है वैल्यू। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसीडर करोगे, कौन सा टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस? तो पीएच स्केल की वैल्यू 0 to 14 रहती है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को अलग कंसीडर कर लिया तो पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ती है और घटती है। तो इस चीज को बहुत आराम से समझना, क्योंकि पूरा टॉपिक आज इसी पे जाने वाला है। आप लोगों ने एक वर्ड मतलब एक ऐसे हेडिंग कहीं पढ़ी होगी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। केमिकल में कहीं देखा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? ठीक है, वो सब यही से हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आज की क्लास वैसे तो इजी है, लेकिन लॉग एंटी लॉग जैसे मैंने बताया था, जिसको लॉग एंटी लॉग आता है उसके लिए चैप्टर बहुत मस्त जाएगा। जिसको नहीं आता, सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी लॉग एंटी लॉग है, ठीक है। हर बार पूरे चैप्टर में तुमको लॉग ही निकालना है, पूरे चैप्टर में तुमको पीएच ही निकालना और कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा चैप्टर है ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, पीएच स्केल डाल दिया। पीएच स्केल होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी H+। ये एक्चुअल में इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी H+। एक्टिविटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम दो कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दो कंडीशन। लिखो इसको, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और बेस क्या रहता है हमेशा? तो बेस अगर मैं ना लिखूं तो इसमें मतलब ये नहीं, तुम्हें पता नहीं है। देखा, अभी जो एक्टिविटी H+ है, H+, ये एक्चुअल में होती है गामा H+ के इक्वल। गामा क्या है? गामा होता है एक्टिविटी कांस्टेंट। देखिए, गामा इज एक्टिविटी कांस्टेंट। ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इक्वेशन कहां से इसका ओरिजिन है वो मैं बता रहा था, कि मान लो कभी आ जाए कि मान लो इक्वेशन कौन सी है, तो ये इक्वेशन दी रहेगी तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये इक्वेशन पीएच की होती है। गामा इज एक्टिविटी कांस्टेंट। इसमें हम दो केस देखने जा रहे हैं। केस 1, इफ concentration of H+ is greater than 1। कितना लिया मैंने concentration of H+? पहली चीज ध्यान रख लो, हमारे पूरे चैप्टर में ये concentration हमें कभी नहीं मिलने वाली। यानी इसका मतलब हमारे पूरे चैप्टर में H+ की concentration कितनी रहेगी? तो हमें इस टर्म का यूज ही नहीं करना। बट अगर कोई टर्म होता है ऐसा, या मान लो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेवलप कर दिया जाए कि गामा कितना होगा, तो इस केस में देन गामा इज तो ये कैलकुलेशन हमारे में नहीं है, यानी हमें गामा एक्सपेरिमेंटल के थ्रू डिटरमाइन नहीं करना पड़ेगा। केस 1। केस 2 क्या है? इफ concentration of H+ is less than 1। इस केस में हमारा गामा कितना हो जाता है? अगर हमारा गामा 1 हो गया तो AH+ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? H+ के, और यहाँ रिप्लेस हो गया क्या आ जाएगा? H+। तो पीएच स्केल क्या बनेगी सेकंड केस के लिए? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10। और आपने यही फॉर्मूला हमेशा देखा होगा, यही फॉर्मूला देखा है हमेशा, माइनस लॉग 10 H+। नोट कर लीजिए। तो ये वाला केस हमारे में है, ये वाला हमारे में नहीं है। हमारी कंसंट्रेशन हमेशा लेस देन हो या फिर इक्वल भी हो तो भी गामा कितना मान लोगे? गामा क्या होता है? एक्टिविटी कांस्टेंट। तो पीएच का फॉर्मूला समझ में आया?
माइनस log 10 H प्लस। अगर मुझे यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी देखना होता, H प्लस कितना हो जाता? 10 की पावर माइनस हो जाता। अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज आने वाली है जो आपको याद रखनी है। याद रखोगे तो मैं तो निकालने का तरीका बता दूंगा, बट याद रखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी अगर तुम्हें कैलकुलेशन से सॉल्व करना है तो मैं पूरा कैलकुलेशन हर चीज का दे दूंगा, फिर टाइम खपाना उसमें 2-3 मिनट, पहले कैलकुलेशन करना फिर वैल्यूज लिखूंगा। वीडियो चालू है ना? दिख रहा है ना ये सब पूरा? हटाओ इसको, चलो नहीं हटा रहा। pH इज इक्वल टू क्या आया? तो POH क्या आएगा? मान लो मैं कहीं पे pKa ले लूं तो वो कितना आता है? माइनस log 10 K। मान लो मैं pKb ले लूं, ये कितना आता? तो मतलब यहाँ जो भी लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में वही चला जाएगा। ये इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, जो भी आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। पीकेबी क्या होता है, ये डाउट आ रहा है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को जो कैलकुलेट करता है वो पीके वैल्यू और पीकेबी वैल्यू होती है। सर पीकेए 2 सेकंड, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है, वो के होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस क्या होता है? केबी। क्लियर है? तो पीके पीकेबी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के टर्म है। बोल सर पीएच की वैल्यू तो 0 से 14 है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव कैसे सर? माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मान ले कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर 7 ले रहा हूँ, और एक केस में कंसंट्रेशन माइनस, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी? और जब -7 को तो यहाँ पुट करेगा H प्लस में तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? 7। और हम ग्रेटर देन 1 के लिए देखेंगे। देखा इसको? पॉजिटिव रहता है कैसे? पॉजिटिव रहता है। अबे पॉजिटिव वाला केस हम नहीं ले रहे भाई, यही तो बोला है मैंने। फिर लेस देन 1 में 0 से 1 के बीच में जो आएंगे वो भी तो पॉजिटिव है। क्या 0 से 1 आएगी? लेस देन 1 है ना सर? ये H प्लस है, हाँ। और वो हम pH की बात कर रहे हैं। हाँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। ये रहा फॉर्मूला उसका, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, तू इसकी बात कर रहा है। हाँ सर, वहाँ और पे निकाल हम इसको रहे, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, ये तो कितनी भी हो सकती है। सर वो 0 से 1 के बीच में तो रह सकता है ना? कौन? कंसंट्रेशन वो H प्लस की 0 से 1। हाँ, सर वो तो पॉजिटिव है, फिर 1 वापस आ जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएंगे पीएच। बता तू किस कैसे डाउट पूछता है, दिमाग खराब करने वाला। सब नेगेटिव है। 0 से 1 आ गई अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, तू जिस हिसाब से बोल रहा है कि यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 0 से 1 आ गई, तो 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। उसको किसी टर्म में तो डिवाइड कर सकता है, पॉइंट से वैल्यू होगी, हाँ पॉइंट से होगी। उसको अगर तू किसी पूरे टर्म में लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा? पावर माइनस हो जाएगी। देखो पेपर में अच्छा ठीक है। देखा? हटा दो इन सबको। इतनी बात समझ में आई क्या? तो मेजर फॉर्मूला हमारा कौन सा है? ये और ये। जब हम पीके और पीके भी कैलकुलेट करेंगे तो ये मतलब कुछ भी टर्म हो, कुछ भी, अगर तुमने पी के साथ कुछ भी लिखा है तो कंसंट्रेशन उसी की पुट करनी है, बात खत्म। अब मैंने आपको जाते जाते लास्ट टाइम बताया था कि पीएच स्केल कितनी होती है, कहां से कहां तक होती है? 0 से 14। लेकिन अब आपको एक चीज याद रखना है कि 0 से 14 सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से होती है। पीएच स्केल अगर अपन लें, किसी ने देखा है पीएच? 0 से 14 बीच में क्या आता है? 7 क्या होता है? ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू क्या होती है? अब अगर मुझे, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? 1 के जितना यानी 0 से 7 के बीच में
वैल्यू जितनी इधर होगी एसिड क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और 7 से 14 में वैल्यू जितना इधर होगी बेस क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री, क्योंकि आपने जितने भी पीएच के केसेस देखे थे आज से पहले वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही देखे थे, ठीक है। इसलिए आपको वैल्यू याद है कि 0 से 14 होती है, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाया या घटाए तो पीएच स्केल भी बढ़ती है या घटती है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो पीएच स्केल हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच स्केल कम हो गई, 13 तक चली गई और वैल्यू 6.5 आ रही है, तो तुम्हारे हिसाब से वैल्यू किसकी है, एसिड की, क्योंकि तुमको तो यही स्केल पता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ स्केल ही 13 तक आ गई तो उसका हाफ कितना है, तो वो वैल्यू तो न्यूट्रल की है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, नोट कीजिए इसको, ये आपको याद रखना है जगह। नोट तो क्या करना है, तो नोट कर लो और फिर उसके बाद हेडिंग डालनी है हमें। तो इस बार मेजर टेस्ट में कितने कितने मार्क्स ठोकने वाले हो तुम? बहुत डाउट्स है लोगों को तेरे ऊपर, है ना, बहुत तरह की बातें करते हैं वो। तो जो पहले टेस्ट में किया था वही दूसरे टेस्ट में चाहिए, ताकि आंखें खुली खुली रह जाए सबकी। और इधर जिन्होंने पहला मेजर टेस्ट खराब किया था, कायदे से ना पढ़ाई करके लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाई करो, लेकिन सॉलिड करो। जितना पढ़ो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बात सीधी सी है। और तीनों सब्जेक्ट में करो। इस बार मुझे 1% भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजर टेस्ट में तुम कुछ भी कर रहे हो। तुम्हें लास्ट पार्ट है, पिछली बार कितना किया था स्कोर, नाम तक नहीं था लिस्ट में कहीं दूर दूर तक। एडवांस में सेकंड तो अपने बैच से था ना, कि ओवरऑल था। तो जितने लोगों पे इतना है ना कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम कायदे से पढ़ाई करके टेस्ट देना। तुम यही मान के चलना है कि तुम्हारा कोई मेजर टेस्ट वगैरह कोचिंग लेवल पे नहीं है ना। इस टेस्ट को जितना सीरियस लोगे जेई तुम्हारे लिए उतना सीरियस रहेगा। और तुम ये सोचो कि ठीक है यार कर लेते हो जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से अपने जेई को भी कंसीडर कर लो। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अनिका तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं है यार, पता नहीं, सेकेंड क्लास में तो आएगी वो, है ना। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अच्छी डेट बताना। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लिखो। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला? H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होता है, लेकिन कैसे? बहुत कम अमाउंट में। आपको बता दूं 55.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स अगर आप H2O के लो तो उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होता है। कितना बोला मैंने? 55.5 करोड़। ये प्रैक्टिकल डाटा है, अगर आप अपनी बुकलेट देखोगे वहां दिख जाएगा आपको। 55.5 करोड़ में एक मॉलिक्यूल H2O का H प्लस और OH माइनस से ब्रेक होता है। पहला लिखा, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक और स्ट्रॉन्ग का पता कैसे चलता है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। जैसे H2O है, H प्लस और OH माइनस। सेकेंड में ले रहा हूँ HCl, H प्लस और, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? अगर इक्विलिब्रियम साइन आ गया
इसका मतलब वो वीक है। और अगर रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में, इसका मतलब कंप्लीटली टूटता और वापस आता ही नहीं है। तो ये पहचान होती है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के इंडिकेशन की। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा एरो दे रहा है मतलब वो दिया हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ऐसा दे रहा है तो दूसरा क्या है। तुमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर वो दे दे तो समझ जाना वीक ही है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे दिया मतलब 100% टूट ही नहीं रहा, तो वो वीक होगा। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं दे रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब वो हर केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो उसका दे ही नहीं रहा है, वो 1 के बराबर होगा। क्लियर है? ये पहचानने के दो तरीके हैं, पहला ये साइन, दूसरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इससे आप पता कर सकते हो कि दिया हुआ क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। आउट ऑफ 55.5 करोड़, आउट ऑफ 55.5 करोड़ कितने जीरो होते हैं? सीआर लिख दिया। मेरे अकाउंट में अगर 10 रुपए भी हो तो भी वो उसको सीआर में रिप्रेजेंट करता है ना। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखा है कभी? नहीं सर। इसके लास्ट में सीआर ही होता है, हैं? आउट ऑफ 55.5 करोड़ मतलब 55.5 इंटू 10⁻⁷। आउट ऑफ 55.5 करोड़ H2O molecules, only one dissociated। किसमें डिसोशिएट होगा? अब देखो मैं तुम्हें कैलकुलेशन में इसकी वैल्यूज निकालना सिखा देता हूँ, पर तुम्हें याद रखनी है अल्फा ये सब कितना होता है, ठीक है? 55.5 इंटू 10⁻⁷ में से कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर हम लें तो उससे डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1/-7 ऊपर लेना। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹। और ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल से जो डिसोसिएशन की वैल्यू आती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन। बट यहाँ पे हम अल्फा को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन, डिसोसिएशन नहीं बोलेंगे। ये क्या आया? अल्फा। और अगर मैं परसेंटेज आयनाइजेशन पूछूं तो क्या करोगे? अल्फा इंटू 100। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1.8 ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। परसेंटेज डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷% और अल्फा कितना हो जाता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹। सर ये भी लो सर। अरे मेरा मेरा नहीं है। अरे खाना कौन खा? देख रहा हूँ उसी की तरफ, लगा क्या? डायरेक्ट टेबल देख रहा हूँ उसी की तरफ, फिर भी बड़बड़ किए जा रहा है और हंसे ही जा रहा है। और वो बगल वाला उसको समझा भी रहा है, मुझे देख रहा है बे, बैठ जा। इसके साथ रहेगा तो यही होगा, समझ में आया? वो स्केल भी देख, 2 चीजें उसके ऊपर फेंका, एक भी नहीं गया, और तीसरा स्केल सीधा तेरे ऊपर गया। चलो लिखिए इसको। बच्चों लगा क्या? मार्दी का हैं? तगड़ा निशाना है मेरा। चलो नेक्स्ट देखो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर
is equal to 55.5. Molarity of pure water is equal to 55.5. मोलैरिटी कितनी होती है 55.5. कोई निकाल सकता है इसको? हमने मोल कंसेप्ट में निकाला है इसको. नॉर्मैलिटी भी क्योंकि n फैक्टर 1 ही होता है. देखो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर मतलब क्या हुआ 1000 ml और डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर. तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम. मोल कितने हो जाएंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 55.5 मोल्स. कितने मोल आए. कंसंट्रेशन क्या होती है मोल बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना लिया हमने 1. कितनी आ गई कंसंट्रेशन. ये सारे डेटा आपको याद रखना है. ये बिल्कुल बेंचेस उधर तक भिड़ी हुई है क्या पूरी. हाँ तेरा ब्रेकअप हो गया क्या उससे. साइड में बैठा है बेटा के इसने ब्रेकअप कर लिया. ट्रायंगल तो तुम्हारा ही चल रहा है. और आज के दिन की है बता यार. ओम बोला गया ओम जब मेरे में टॉप करेगा ना तुमने उसको पीछे करने के लिए बोला था. तूने नहीं बोला झूठे. ब्लड आ रहा है क्या मेरे पास. बैंडेड रहता है बैंडेड है नहीं बस मैं भी ढूंढता रहता हूँ ना नहीं बैंडेड तो करना ही पड़ता है. पैसे निकाल. चलो देखो अगर हमने बोला है कि H2O कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तब यहाँ से मैं देखो तुम्हें ये तो पता है कि pH वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है. तो H प्लस के लिए कितनी होती है 7 और OH माइनस के लिए भी कितनी होती है. वाटर के केस में दोनों कॉन्सेंट्रेशन या दोनों pH सेम रहते हैं. pH इज इक्वल टू POH होता है. अगर मान लो मैंने लिया है H2O तो किसमें ब्रेक होगा कॉन्सेंट्रेशन हमने इसकी कितनी मानी है एट T इज इक्वल टू 0 पे. ये कितना है C. तो ये कितना है 0 और C मतलब मैं इसको वैल्यू के साथ नहीं ले रहा. T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे. अब मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है अल्फा. कितना है तो ये क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा. यही होगा. तो ये कितना फॉर्म होगा और ये कितना फॉर्म होगा. अगर इसकी वैल्यू लो तो C हमने कितना माना है और ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अल्फा. अभी निकलवा के दिया है 1.8 इंटू इस वैल्यू का हमें माइनस करना है. तो क्या इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू नहीं हो गई. तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं. तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है C अल्फा. C कितना है अल्फा कितना है सेम यहाँ पे रहेगा. इन दोनों का कैलकुलेशन करो तो वैल्यू कितनी आती है
55.5 into 1.8 100 के आसपास आएगा, 90 से मतलब 100 से थोड़ा आसपास ही रहेगा ना। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -7, और इसको क्या लिख सकते हैं। और अगर किसी की वैल्यू 10 to the power -7 है तो pH हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन अगर 10 to the power -7 आ रही है तो pH क्या होता है, -log10 H plus and pOH क्या होता है, -log10 OH माइनस होता है, -log10 कंसंट्रेशन कितनी है H plus की, और ये भी कितनी है, तो कितना आ गया pH और pOH 7 और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आती है कि pH H plus and pOH minus is equal to 7। तो फिर से बता रहा हूँ, या तो तुम कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालो, या मैं तुम्हें निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, याद कर लो। निकालने का तरीका तुम्हारे पास है ना, तुम्हें कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं है कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, वो सब मैंने लिखवा दिया, लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि किसी चीज़ को सॉल्व करना और किसी चीज़ को याद रखना, कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा अच्छा होता है, याद रखने में। क्योंकि वो याद है तो कभी गलत नहीं होगा, निकालने में गलतियां हो सकती। छोटा इंसान, मेरे क्लास में तुमने चैलेंज किया था उसको, हाँ? इसीलिए लोग तेरे को भरोसा नहीं करते तेरे कमिटमेंट पर। मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं बेचारे जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है मेरी तरह, जिनकी जिंदगी में कुछ है वो क्लास के अंदर नहीं है। ऐसे झूठे इंसान के साथ कौन रहेगा। सिद्धि नहीं हुआ वाला क्वेश्चन सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, इसका नोट्स देखे वही था। हाँ तो क्वाड्रेटिक बनी थी क्या उसमें, क्वाड्रेटिक बनेगा तो आंसर वैसे ही होगा। चलिए अब देखो pH और pOH कितना आया, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू, और ये कहां वैलिड है, ओनली। अब समझ में कहां से स्केल आई है 0 से 14 की, 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से आई है। फिर नहीं मान रहा तू, तो तेरी वजह से वो फूटा ही था, तेरे को पक्का ही फोड़ूंगा। हमें को पता है तुमको कितने डाउट्स रहते हैं, मतलब पूरा दिन तुम्हारा 24 घंटे इस क्लास के बाद रहते हैं, तब तुम्हारा डाउट नहीं रहता। क्या बोला इसने इसमें से चीज नहीं लिख पा रहा तो pH प्लस pOH उसके लिए साइड प्लीज बोल रहा है। अरे इसने क्या बोला अभी, मैंने सॉल्व करके नहीं दिए, अच्छा वो वाले डाउट पूछ रहा है। अच्छा ग्रुप पे भी तुम्हारे वही डाउट चलते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे वही डाउट चलते हैं, पर्सनल चैटिंग में वही डाउट चल रहे होते हैं, है ना। 10-10 12-12 घंटे तो ऑनलाइन दिखता है मेरे को। मतलब मैं आधे घंटे में
एक मैसेज का रिप्लाई देने पहुंचता हूँ, लेकिन हर घंटे के गैप में नहीं वो पढ़ाई करता है। चलिए, अभी मैंने आपको के और केपी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर उन्हें डाउट था तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। के क्या होता है? कांस्टेंट। हमने जब केमिकल में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? केसी एंड केपी। कॉन्सेंट्रेशन पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोला था और कांस्टेंट प्रेशर पे केपी। और अगर हम मोल फ्रैक्शन का टर्म ले रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? के। अब यहाँ पे आपको पता है कि एसिड बेस की बात चल रही है, तो यहाँ पे दो ही टाइप के के आएंगे। के या तो होगा के ए या फिर के बी। तो ये कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। लिखिए के इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। के इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। H2O क्या देगा? H प्लस और अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो बताओ क्या होने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने कितना निकाला था? 10 टू द पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना निकाला था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कितना निकाला? तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कितनी आ रही है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। आपको तो लिख लो पहले। मान लो मुझे log 1.8 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या इजी मेथड रहेगा कि 1.8 में निकाल सकूं? log 1.8 निकालना है, कौन सा तरीका तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम निकाल सको? 5/3 कितना होता है? 1.7 के आसपास। तो 5/3 करके निकाल सकते हो log 5 माइनस log 3। और आपको पता है कि log में वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते अगर बात कैलकुलेशन की है तो। बेस्ट में तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि 1.8 को तुम 5/3 लिखो या फिर 5.5/3 लिखो ना, उससे इजी हो जाएगा। इजी क्या हो जाएगा? आप सबको log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 0 कितना होता है? 1। log 10 कितना होता है? log 0 log 10 की वैल्यू सेम है। log 0 होता है क्या? log 1 0 log 10 1 log 0 होता है क्या ये पूछो? log 0 नहीं लगेगा। सबसे छोटी चीज पूछी है मैंने तुमसे, log 1 से log 10 की वैल्यू सबको रटी होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें log की वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा इजी वे में। और वैसे भी आपको एक चीज पता होगा कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी, लेकिन दी जाएंगी वो अलग केस है, आपको आनी चाहिए ये अलग केस है ना। चलिए के हमारा इतना आया, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को पी के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस log बेस 10 क्या लिखूं? के ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो। ये हो गया के की वैल्यू कितनी आई है? log 10 1.8 इंटू ये तो उठ के सामने आ जाएगा 16 माइनस log 10 और इसकी वैल्यू होती है 15.74, यानी पी के कितना होता है?
सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है अब तक की है 15.74। सीधा कैलकुलेशन में यूज होती है वैल्यू, सीधा। और अभी थोड़ी देर बाद मैं तुमसे वैल्यू पूछूंगा और तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी। 15.7 ये क्या है? पीके है ना, किसके लिए? H2O के लिए। और यही किसके इक्वल है? अब पीके, ये तो क्या था? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगर मैं इसको पीके लिखूं तो ये क्या हो गया? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड यानी H+। और पीके भी लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो पीकेए, इसको वैसे शॉर्ट में लिखते हैं ऊपर, पीकेबी इज इक्वल टू 15.7। यानी वाटर के केस में पीके इज इक्वल टू पीकेबी होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू OH-, अभी हमने प्रूफ किया है, दोनों की सेम थी। तो पीके और पीकेबी सेम रहेंगे। उनकी वैल्यू कितनी है? 15.74। इधर दो सर, उधर से नहीं होता आवाज 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 कम। अभी सही है? इतनी आवाज? हाँ, थोड़ी सी और। बस बस बस, ज़्यादा है ना? और इतनी सही है? इतनी आवाज आ रही है ना सबको? चलिए, पीकेए और पीकेबी दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ये भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये सारी चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है? तो H2O केस में आपको इतना याद रखना है, अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू बना के लिख सकते हो। इसमें से आवाज आ रही है क्या? इसमें से आ रही है क्या? उसमें फैन कर रहा है? कर रहा है। नोट कर लिया भाई सबने? चलिए हेडिंग डालिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वाला कर रहा है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा लेकिन ग्रुप में पोस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे YouTube वाले मेरे को बोल रहे हैं कि भाई 1000 कर लो, तुमको पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। अरे यार 400 450 के ऊपर ही नहीं जा रहा मैं। KW यहाँ पे बायो की फैकल्टी था, मेरे को भी उसकी ट्राई करना था। जब फाउंडेशन में घुसे तो उन्होंने क्या बोला, बच्चों आई एम नॉट एबल टू गिव यू वीडियो लेक्चर्स बिकॉज YouTube का ऐसा बोलना है कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है, और धड़ाधड़ सब्सक्राइबर बढ़े थे एक दिन में, नाम क्या था? मतलब वो 300-400 पे थे, अगले दिन मैं देख रहा हूँ 1000, 1100, 1200 फाउंडेशन के बच्चे थे। वो खुद तो बीए किए, अपने स्कूल में भी करवा रहे थे। पूरे ओम पे गए सर। मैंने कहा आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन अभी कभी चिपकाऊंगा तो सबको जब हो जाएगा, बाद में मौका मिला ही नहीं यार कभी। तुम्हारे ग्रुप पे डालता मैं ऐसा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किससे इंडिकेट किया जाता है? चलो, बहुत देर हो गया, आ जाओ वापस, है ना, देखते हैं इसको अच्छे से। आयनिक प्रोडक्ट होता है कहाँ से आ गया? तेरा वाला पहला आवाज कर रहेगा, पर मेरे को इसकी आवाज आ रही है ना। अच्छा, इसकी वजह से माइक की आवाज आ रही होगी। कुछ नहीं ना, ऊपर के कूद रहे हैं। चलो, अगर हम अभी हमने K कैलकुलेट किया था, KH2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अभी हमने K निकाला ना, ये नहीं दिख रहा तुमको? वो छोटा वाला K था, छोटा K कैसे लिखते हो तुम? ऐसे लिखते हो क्या? बड़ा ऐसे? K of H2O is equal to H plus and OH minus. K is a constant and H2O, concentration of H2O is also a constant value. इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपका KW होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो मैं इसको, इस टर्म को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ? KW इज इक्वल टू H प्लस एंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। KH2O को आप KW लिख सकते हो। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हुआ? कांस्टेंट K एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O का मल्टीप्लिकेशन। लिख लेना इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपने रेडी वाली है। तो बताओ KW कितना आने वाला है? KW 10 to the power -40। KW कितना आने वाला है यहाँ से? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना निकाला हमने, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो कितना हो गया? तो चलो मेरे को PKW निकाल के बताओ फटाफट, क्या है बनेगी इक्वेशन? माइनस log 10 KW, आंसर कितना आने वाला है? 40। और ये भी कहाँ पे है? अपोजिट मेंशन करते हुए सुनना, एट 25 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर केस अभी लेने वाला है, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंजेस आते हैं। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। दो टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट करेंगे, एक 25 से बिलो यानी 15 और एक 25 से ज़्यादा यानी 55। आईनी की बुकलेट है तुम्हारे पास? मिल गई? बुकलेट मिल गई? आधे लोग भुला रहे होंगे, आधे लोग ऐसे कुछ भी। कितने लोगों के पास आईनी की बुकलेट है? मॉड्यूलर बुकलेट में फर्क होता है क्या? चलिए लिख लिया। हेडिंग डालो, some important relations regarding H2O. Some important relations regarding H2O.
मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से समझ में आएगा कि कितने लोगों को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती है। हमारे टॉपिक में से नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में जो आज तक तुमने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा तो तुम इसका आंसर दे दोगे, और नहीं किया होगा तो तुम्हें दिक्कत जाएगी। H2O की मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, H प्लस प्लस OH माइनस, और एक लिख रहा हूँ इसको रिवर्स करके। ये बता दो डेल्टा H किसके लिए पॉजिटिव होगा, किस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी प्रोसेस करवाने के लिए? कितने लोग ऐसा बोलना है पहले वाले में, हाथ खड़े करो। डेल्टा H प्लस नहीं, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन। सबका ये बोलना है। हाँ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। किसी भी चीज को डिसोशिएट करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको बताया था जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है तो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, तो यहाँ डेल्टा H क्या रहेगा, नेगेटिव। वहाँ डिसोसिएशन हो रहा है तो डेल्टा H क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, एनर्जी मिली है, टेम्परेचर मिली, बात तो सेम ही हो जाएगी, है ना? इसका मतलब इस प्रोसेस को हम 25 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा है। अब तो लिखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या चीजें होंगी। लिखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो सबको ये चीज समझ में आएगी डेल्टा H पॉजिटिव क्यों है, और डेल्टा H पॉजिटिव है तो टेम्परेचर पे क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है, टेम्परेचर बढ़ा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। देखते जाओ, अगर K बढ़ा तो KW क्या होगा, बढ़ेगा। देखो आपको ये चीज तो समझ में आती है ना कि K जैसे H प्लस मतलब pH और H दोनों अपोजिट है। हाँ, जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निगेटिव है तो pH क्या आता है, पॉजिटिव। और रिवर्स चलता है ना, अगर KW निगेटिव है तो PKW क्या होगा। तो अगर ये चीजें डिक्रीज हो रही तो इसके अपोजिट वाली चीज क्या होगी, इंक्रीज। तो नेक्स्ट है PKW पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीजेस। KW बढ़ा तो PKW डिक्रीज करेगा, PK क्या करेगा, डिक्रीजेस होगा। मैं फिर से समझा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH क्या लिखा हमने, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। PK क्या लिखा हमने, माइनस लॉग ऑफ K। PK क्या बोला मैंने, माइनस लॉग ऑफ K। PKB क्या बोला मैंने, माइनस लॉग ऑफ KB। PKW क्या बोला मैंने, माइनस लॉग ऑफ KW। अब आपको यहाँ से अगर मैं इसका और इसका रिलेशन देखूं तो क्या रिवर्स का नहीं है, इसके सामने माइनस साइन के साथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो इधर की चीजें अगर बढ़ेंगी तो इधर की चीजें, और अगर इधर की चीजें बढ़ी तो इधर की चीजें। ये सबको समझ में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीजेस डिक्रीज। ये समझाने के लिए बोला, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। कोई अगर बेवकूफी कर गया यहाँ पे कि उसने इसको उठा के इससे रिलेट कर दिया कि के भी बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो ऐसे बेवकूफों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। समझ में आ गया, पर्सनल रिलेशन है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब एक साथ तुम्हें समझाने के हिसाब से लिख दिया। पता चला कोई उठा रहा है KW, उसको रिलेट कर रहा है PK से, PK के साथ तो रिलेट हो जाएगा, PH के साथ रिलेट करने लग गया दिक्कत हो जाएगी। लिख लिया, कितने रिलेशंस लिखे हमने, 15 इंक्रीजेस। पहला क्या लिखा, K लिख लिया, ठीक है, KW लिख लिया। अल्फा बोलो,
सोच समझ के आंसर दो। अल्फा क्या होगा? इंक्रीज, सबका बोलना है। अल्फा इंक्रीजेस। भाई हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, रिएक्शन क्या है? ये क्या दिखा रही है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो मतलब अगर हमने किसी चीज को रिक्वायरमेंट में ले ही लिया है तो हमने क्यों लिया है? ताकि हम ज्यादा उस चीज को तोड़ सके। तो इसका मतलब अल्फा तो सीधा सीधा बढ़ेगा। अल्फा इंक्रीजेस। मोल ऑफ H प्लस बोलो। अगर अल्फा बढ़ा तो किसका फॉर्मेशन तेजी से हो रहा है? प्लस और वाइस माइनस प्रोडक्ट्स का ना। तो मोल्स ऑफ H प्लस इंक्रीजेस, मोल्स ऑफ OH माइनस। फटाफट लिखते जाओ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें होते हैं, कुछ भी एक चीज हो तुमसे रिलेट करवा सकता है टेम्परेचर के केस में। या वो बोल देगा डेल्टा H इज पॉजिटिव, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा KW पे, मोल ऑफ H प्लस पे, इन सब पे। चलिए, मोल ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़े तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ेगी। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मोल ही बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे हमने कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब वॉल्यूम क्या कंसीडर कर रहे हैं? कांस्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस, देन pH एंड pOH ये अगर बढ़ रही है तो ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। देखिए कितने रिलेशन आ गए एक साथ, सारे आ गए जितने हमने अभी तक पढ़े थे। चलो मैं इस पे आपको एक्सपेरिमेंट्स करा देता हूँ। ये भी केसेस करके लिखो। देखो केस 1, केस 1, when temperature is greater than 25 degree Celsius, when temperature is greater than 25 degree Celsius, तो कितने लोग, अगर मैं क्वेश्चन दूं तो कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब रिलेशंस को लगा के? चलो पहले तुम ही ट्राई करो, बाद में मैं बताऊंगा। देखा? तो एक्सपेरिमेंट जो लिया गया था उसमें टेम्परेचर लिखो 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा लेना, तो लिखो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। और उस पे KW दिया हुआ था 10 टू द पावर माइनस 13। पहला केस हमने लिया टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, तो जो पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था उसमें टेम्परेचर कितना लिया गया है? और 55 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना कैलकुलेट किया गया था? ठीक है, आपको pH और pOH निकालना है। pH और pOH निकालना है। कैलकुलेट pH एंड pOH। KW क्या होता है? मल्टीप्लायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। निकालिए। चलो मैं तुम्हें एक रेफरेंस दे देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने क्या मानी है? ये हम प्रूफ कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। फिर हम दूसरी चीज क्या लिखते हैं? pK इज इक्वल टू, ये तुम्हारे लिए रेफरेंस है। तो H प्लस और OH माइनस तुम दोनों को H प्लस लिख सकते हो। तो 2H प्लस इज इक्वल टू 13, तो H प्लस कितना आया? 6.5। तो देखो इधर KW कितना दिया और KW की इक्वेशन क्या लिखवाई है मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्या हम ये चीज पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि H प्लस इन केस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज आल्सो इक्वल टू OH माइनस। मैं इसको क्या लिख सकता? H प्लस इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? KW होगा, तुम्हें PKW लेके चलोगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 2H प्लस इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया? अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये एसिड है या बेस है, तो ये वैल्यू किसकी है? न्यूट्रल की है, क्योंकि यहाँ पे स्केल कहाँ पहुंच चुकी है? 13 पे।
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्केल की 13 और ये उसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब न्यूट्रल की वैल्यू है। सर KW तो 20 का मैच 13 है। अरे भाई ले यार, KW अगर 10 to the power minus 13 है, PKW कितना हो जाएगा माइनस log 10 KW और उसका आंसर कितना आएगा 13, तो वो PKW हमने यहाँ पुट किया। OH माइनस कितना हो जाएगा, निकालने की जरूरत है क्या, H प्लस के इक्वल लिख दोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 6.5। क्या H प्लस का जब मैंने यहाँ पे PKW लिया है तो माइनस लॉग इसका भी लूंगा, माइनस लॉग इसका भी लूंगा, और थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर निपटा दिया, थोड़ा तुम भी कॉमन सेंस रखो यार। लॉग इधर लेंगे तो उसका भी पावर 2 रहेगी, 2 भी आगे आ जाएगा, हमारे पास पहले ये देगा प्लस पहले PKW लिया। 2 सेकंड यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, PKW is equal to H plus plus H plus और OH माइनस। KW के केस में वैसे रहता है H plus और OH माइनस। PKW में क्या रहेगा, क्योंकि लॉग लोगे ना तुम, एक बात बताओ, मैं पूरा करके एक साथ साइड में बता देता वरना यही चीज सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन के रह जाएगी। H प्लस और क्या मैं इधर लॉग लूंगा, माइनस लॉग लेना है, माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस और माइनस लॉग 10 माइनस साइन कॉमन ले लोगे, ये क्या हो जाएगा log 10 PKW, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस। अगर तुम लॉग कॉमन लेके कट करोगे तो आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। पूरा माइनस लॉग लेके बाहर कट ही कर देना, तो PKW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, और KW क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो ये इक्वेशन याद रखना, PKW के फॉर्म में H प्लस प्लस OH माइनस और KW के फॉर्म में H प्लस इनटू OH माइनस, ठीक है। अब इस केस में तुम्हारी pH स्केल कहां पहुंच गई है 0 से 30, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट क्या है, तो ये केस मैंने करा दिया, दूसरा खुद से कर लोगे अगर मैं डेटा दे दूं तो। चलो लिखो, नहीं लिखा केस को लिख लो। तुमने घटिया घटिया डाउट पूछ के तेरी वैल्यू क्या बना लिया, समझा, तो सही चीज भी बोलता है तो भी ये लगता है ऐसे कुछ फालतू ही पूछे, यही बोलते हैं, गलत तो नहीं बोलेंगे हैं, मार दे इसको तो। वो अगर आगे बैठा होता ना तो आज तो हाथ में बिजली थी मेरे, तू जल्द से इधर ही चाहिए मेरे को। नहीं जगह हो तो इस चेयर में बैठना, घूम घूम के पढ़ तू, इसने मना किया तेरे को। एक ही झंडे पे बैलेंस बना रहेगा, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। देख, एक इधर से पैर लटका के बैठ और मुंह इधर रख, एक उधर से पैर लटका के रख और मुंह उधर रख। हाँ, जिसको समझने की बारी आएगी चेयर घुमा लेना, आधी चीज ये समझ रहा है आधी चीज ये समझ रहा है, और घर जाके दोनों बराबर कर लेना कि तूने क्या क्या समझा मैंने क्या क्या समझा बता, और नोट्स भी आधे आधे लिख लेना। एक लिखेगा तो दूसरे को लाइन तो बता ही देगा ना, इतने लाइन में मेरा है तो तेरा भी इतने में ही आएगा, हैं? वो तुम सब कर लोगे, तुम इतने बड़े जुगाड़ू हो। चलिए सेकंड केस लिखिए, केस 2, when temperature is less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको एक चीज बता दूं, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -13 होता है। अब ऐसा नहीं मैं 52 ले लूं
तो ये स्केल ऐसी रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना था कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आने वाला है, तो स्केल भी चेंज होती रहती है। यानी स्केल का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। तुमसे अगर कोई पूछ ले कि पीएच स्केल टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा? हाँ होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो पीएच स्केल कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटा तो पीएच स्केल अभी क्या आने वाली है? बड़ी आने वाली है। चलिए, केस सेकंड, टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस और वैल्यू लिखो 10 टू द पावर माइनस 15। और निकाल भी ले, स्टेप भी यूज कर ले। 15/2 मेन स्टेप्स के लिए बोला था मैंने। इस बार वैल्यू आएगी 7.5। इसका मतलब अब अगर हम अपने हिसाब से सोचे जो स्केल हमने पढ़ी है, तो 7.5 कहाँ जाता है? तो तुम आंसर क्या टिक करोगे? तुम टेम्परेचर पर फोकस नहीं करोगे, उसका टेम्परेचर क्या दिया है तुम टिक करोगे, इट्स अ बेसिक। और हो सकता है वो तुमसे और ज्यादा तुम्हारा टैलेंट चेक करने के लिए बोल रहे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो तुम तो ढंग से बोलोगे ना, 7 के पास भी तो वीक वाला होगा ये, और उसी के बगल में एक ऑप्शन होगा न्यूट्रल, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा क्योंकि सबके पास छपा हुआ है सत्ता मतलब न्यूट्रल, है ना? सत्ता नहीं है, ऊपर नीचे है तो एसिड और बेस। अबे जब कोई 6 में आता है तो उसको क्या बोलते हो? तो फिर क्या बोलोगे? तुम लोग के सामने कोई भी बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसा लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम लोग। चलिए 7.5 समझ में आया? कॉपी के टॉप पे आओ फटाफट। टॉप पे गए, केस लिखते जाओ। मतलब केस क्या है? दो रिलेशन भाई। अभी टेम्परेचर इंक्रीजेस वाला तो हमने लिखा था, लेकिन डिक्रीजेस वाला नहीं लिखा था ना। दोनों एक साथ लिखवा देता हूं, लिख लो। पहला लिखो टेम्परेचर इंक्रीजेस, KW इंक्रीजेस, अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस pH POH डिक्रीजेस। सिर्फ लास्ट की दो चीजें, अबे सब पीछे लिखा हुआ है। T इंक्रीजेस, अल्फा KW concentration of H plus, concentration of OH minus, pH और POH। और if T decreases तो सारी चीज रिवर्स हो जाएंगी, ये दोनों बढ़ते हुए दिखेंगे और बाकी सब डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। और अगर और रिलेशन चाहिए तो पीछे वाले से छाप लेना, पीछे बहुत सारे रिलेशन लिखे ना हमने, KA PK सब लिखा है आपको, है ना? आज मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आज पूछता टाइम वेस्ट होता, और हमारे पास इतना क्राइटेरिया भी नहीं था कि मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछ ही लेता, रिपीट हो जाते क्वेश्चन। बट कल मेरे पास बहुत क्राइटेरिया है पूछने का। जब तक पार्ट लर्निंग चल रहा है तब तक तुम पढ़ ही आना क्लास में। जिस दिन से हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में घुसे और हमने सॉल्विंग स्टार्ट की, उस दिन मैं तुमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा डाउट डिस्कशन से पहले। इस चैप्टर के बाद कुछ नहीं बचता, किसी का टेंशन नहीं बचता, खत्म। और मेजर टेस्ट भी तुम्हारा यही है, तो उसके बाद हमारा फ्लो पता चलेगा क्या है। मेजर टेस्ट में अगर तुमने थोड़ी सी भी नालायकी की तो ध्यान रख लेना फिर एक एक के साथ मेरा बिहेवियर क्या होगा। लड़कियां और लड़कों, तुमको कोई नहीं बोल रहा कि तुम आउट ऑफ खो, तुमको कोई नहीं बोल रहा कि तुम टॉप करो, बट ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करो। तुम 40 लाके अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम्हें बहुत पीछे ऊपर, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लगता है कि हाँ हम बहुत पीछे चल रहे हैं बाकी लोगों से। एटलीस्ट 40 के लिए फाइट कर लेना, है ना? और जो अच्छे हैं उनको मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा, उनको तो स्कोर अच्छा करना है, मतलब करना है। इस बार डस्टर है और वो भारी है ना, वो स्केल थी इसलिए उड़ गई।
अगर ये सब कुछ फेंक के मारा ना टन नहीं बचेगा सीधा, और वैसे मेरा है नहीं, और टूट गया तो भी तेरा ही नाम लूंगा मैं, क्या टैब। चलिए, मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालना सिखाया है, एम्फी प्रोटीन निकालना सिखा दिया है, ठीक है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शन। सो के नहीं आई हैं? नहीं आई, फिर क्या के लिए सो रही हो? बताओ, कुछ लोग कैसे, कुछ लोग डाउट तो पूछते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ डाउट ऐसे ऐसे होगा, सुनना है ही नहीं, एक सेकंड पढ़ना है ही नहीं, सॉल्यूशन भेजो ना यार। नहीं यार, वो मेरा है, सॉल्यूशन भेज दो ना इसका, कहीं को बता रहे इतना। अब देखो, इसमें 3 लोगों के दिमाग चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, अब तीनों को ये लग रहा है नहीं ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ, और एक को श्योर है कि नहीं मेरे साथ तो हुआ। ओम डाउट नहीं पूछता, ओम तो उल्टा मेरे को बताता है। तुम ओम को हल्के ले रहे हो क्या? चलिए, हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शन, conjugate acid base pair, conjugate acid base pair, pair नहीं पता मतलब 15 मिनट मिलेंगे, बाहर जाके घूमना, आज पता चलेगा तुमको। अच्छा, तेरे से ज्यादा तो मेरा निकल गया खून, आर्टिफिशियल है। ओम की बदबू लगती तो कपड़े खराब होते। अरे तुम ओम के बारे में कुछ ही बोल देते हो ना, गलत है ना यार। चलिए, पहला क्वेश्चन है HCN, HCN, इसका मुझे कॉन्जुगेट फॉर्म चाहिए, वो जो बन रहा है वो वीक है स्ट्रॉन्ग है ये जानना है, ठीक है, जल्दी से बताओ। HCN क्या है? वीक एसिड, मतलब एसिड है, सबको समझ में आता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होने वाला है उसका? Cn माइनस, और Cn माइनस कैसा होने वाला है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्या? कौन से? HCN वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। वीक है, कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, बट हाँ जनरली होगी तो भी वैसे ही होगा। जैसे हम मैंने बताया था ना कि बीच में एम्फी प्रोटीन बनता है, इसमें एम्फी प्रोटीन नहीं बन रहा था। एम्फी प्रोटीन रिएक्शन में दोनों डायरेक्शन में लेके जाता है, देखिए ऐसा ना, इसमें या तो एसिड या बेस, बीच में कुछ है ही नहीं, बट हाँ रिएक्शन दोनों मैनर में जा सकती है। देखो HCN क्या बताया था, H+ निकालो तो क्या मिलेगा? अगर एसिड में से H+ निकाल दो तो क्या मिल जाता है? कॉन्जुगेट बेस, और बेस में H+ ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट। तो H+ निकालना है, क्या बनेगा? H+ को साइड में कर दो प्लस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। अब पहली चीज
आपको ये सब माइंड में नहीं रखना कि स्ट्रांग है वीक है तो कुछ अलग चीजें हो जाएंगी, उन सब के हम रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। आईनिक में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखना है। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आगे आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि वीक स्ट्रांग मैं वहां पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर एकदम से दिक्कत होगी ना। तो पहले से हमको इतना कुछ पता रहेगा कि वहां पे जब मैं फॉर्मूला तगड़े तगड़े फॉर्मूलाज लिखूंगा जो वहां से स्टार्ट होंगे और यहाँ खत्म होंगे, सिर्फ फॉर्मूला, हाँ वहां से स्टार्ट करूंगा एक लाइन, फिर 2 लाइन, कम से कम 6 लाइन तो फॉर्मूले की है। तो मजाक ले रहे हो क्या? डेरिवेशन रहेगा, फॉर्मूला नहीं रहेगा। मैं बोला ना मेरे को डाउट्स वगैरह बताते रहता है। अच्छा हाँ यार मेरे को मेरे से कंफ्यूजन हुआ, वो डेरिवेशन ही अच्छे लगेगा, फॉर्मूला तो थोड़ा सही बोला। चलिए अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा? HCl और प्लस Cl-। इसके लिए मैं देखूं तो जो भी वैल्यू होगी pK होगी, इसके लिए pK भी यही होगी ना। अगर मैं इसके लिए देखूं ये है, अगर ऐसा दिया हुआ है पेयर तो देखो इसको पहचानना, याद है मैंने लिखवाया था कि ऑल एनायंस आर बेसिक, ऑल कैटायंस आर एसिडिक। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि दिया हुआ पेयर किसका है, तब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ तो हमको पता है कि pKa प्लस pKb कितना होने वाला है, 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहा हूँ मैं, कितना होने वाला है 40। pKa और pKb कितना होने वाला है 40 नहीं होने वाला है। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में कुछ ज्यादा चीजें टूटेंगी, वीक के केस में कुछ कम टूटेंगी, वहां आते कॉम्प्लिकेशंस। तो उससे पहले इसमें इतना स्ट्रॉन्ग रहो कि पेयर देख के तुमको समझ में आ जाए कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का है या एसिड बेस पेयर है, कैसा पेयर। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, नहीं पढ़ा? स्टेट बोर्ड से लगे तुम, सीबीएसई वालों ने पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड वालों ने। तुम भी स्टेट बोर्ड में था, आईसीएससी में कौन था? तुम्हारी एक ही तो है यहाँ पे आईसीएससी, कौन था? तू था? उसमें तो अलग ही था ना यार, उसमें तो इनऑर्गेनिक ज्यादा था, H2SO4, HNO3, ये सब टॉपिक्स था ना, उसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा था। स्टेट बोर्ड वालों में पहला टॉपिक कौन सा था? सर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बताओ जरा सही बात। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझे सिर्फ इतना बताओ 2 सेकंड, स्टेट बोर्ड का पहला टॉपिक क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इवोल्यूशन। नहीं सर, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या? केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन। गलत है पीरियोडिक का पीरियोडिक थर्ड नंबर का था कौन सा थर्ड नंबर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक। जो होंगे सीबीएसई वाले उनका पहला चैप्टर क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड था एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड था पीरियोडिक टेबल। फोर्थ था मेटल एंड नॉन मेटल। फिफ्थ था कार्बोनेट्स। अब आ जाओ स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का पहला टॉपिक था, मतलब वैसे देखो तो पीरियोडिक टेबल, सेकंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, थर्ड नॉन मेटल से मेटल्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी। हां हाँ सर, एसिड बेस नाइन्थ में था सर राइट। स्टेट बोर्ड में नहीं था, 9th में भी नहीं था, 8th में था। 9th में था 8 नंबर का। अच्छा स्टेट बोर्ड में 9th में था। वाह रे वाह। पहला तो वैसे वो था लॉ। अच्छा तुम एग्जाम नहीं दे के आए थे ना? मैं कैसे भूल गया कि तुमने तो एग्जाम दिया ही नहीं है। वही मैं सोचू यार कि ये कैसे हो सकता है। चलिए
इधर आओ। सर राइसिंग दे दिया ना pKa plus pKb is equal to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। एक चीज बताना, क्या ये वैल्यू मैंने अभी तक कहीं पे कैलकुलेट कराई है? कितनी? 15.74 बोला था इसका यूज होगा। अब वो तुम्हें दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, दूसरी कैलकुलेट करवाएगा और 25 डिग्री सेल्सियस में ये इक्वेशन 55 डिग्री सेल्सियस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? 13 और 15 पे क्या हो जाएगी? समझ गए? क्वेश्चंस करें, देखें, लिखो इसको। इसका डेरिवेशन करा के दूं, ये कैसे आया है, ये समझ लो इतनी चीजों से कि ये कैसे आया होगा। क्या करा के दूं डेरिवेशन? बोलो, करा के दूं? दूं? समझ गया? दे दूं? चलो इसका डेरिवेशन देख लो। डेरिवेशन तुम खुद कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा इसको? चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया ये। मान लो मैंने कोई एसिड लिया है HA, किसमें ब्रेक होगा ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। इस बेस में अगर मैं वाटर डाल दूं तो क्या बन जाएगा? इसमें अगर मैं डाल दूं वाटर HA प्लस, इसके लिए K की इक्वेशन लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके लिए लिख सकते हो, इसके लिए जो लिखोगे वो Ka होगी, इसके लिए जो लिखोगे वो Kb होगी। और उसके बाद हम क्या निकाल रहे थे अभी? Pka और Pkb का एडिशन। जब Ka और Kb निकाल लोगे तो इसका Pka और Pkb निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर लेना, चीजें कट हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे कट हो जाएगी, यानी K और Kb निकालो पहले, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, कट होके एक दो चीजें बचेगी। इस केस में तुमको बस इसको कांस्टेंट मान के चलना है, ये इक्वेशन में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो बताओ K की इक्वेशन क्या आएगी? H प्लस A माइनस अपॉन HA। इसके लिए बोलो क्या आएगी? HA OH माइनस और A माइनस। H2O हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया। अब K into Kb की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से निकाल के बताओ। HA से HA कटा, A माइनस कटा, क्या आ जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस आएगा, आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कितनी होती है? 40। और जब ये K और Kb को लॉग लेके Pkb बोलोगे तो ये ऐड हो जाएगी जो मल्टीप्लिकेशन में है। समझ में आया कैसे हो रहा है? पूरा सॉल्व करके तुम ही दोगे, करवाया ना तुमने, करके दो। और इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करके दो मुझे। क्या नहीं समझा तो कैसे होगा? कितने लोगों ने नहीं समझा? देखो फिर से बताता, पहले Kb लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दोनों वैल्यू को रखो, देखो कट क्या हो रहा है। Kw कितना हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Ka इंटू K की वैल्यू बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू ये कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। HA से HA कटा, A माइनस से A माइनस कटा, कितना आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस सॉरी इंटू OH माइनस, किसके बराबर है? Kw। दोनों साइड पे माइनस लॉग ले लेंगे, माइनस लॉग लेने पे ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 Kw इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस
और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 OH माइनस। फाइनली ये बन क्या जाएगा pKw इज इक्वल टू प्लस OH माइनस, और दोनों ही कंसंट्रेशन आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है। और इसको चाहो तो इसको हम दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस अगर मैं हटाना चाहूँ तो क्या मैं इसको PK और PK भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे K और KB, तो जब लॉग लूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूँ PK प्लस PKB भी लिख सकता हूँ, और इसका सम कितना हो जाएगा 14। अब समझ में आया कैसे हुआ डेरिवेशन। 25 डिग्री सेल्सियस में तो मान के चलो चीजों का एडिशन 14 ही होने वाला है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नीचे चीजें चेंज होंगी। और pKa और pKb कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 15.74, हम ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके हैं। जहाँ पे मैंने तुमसे log 1.8 की वैल्यू बोली थी और बोला था कि तुम आगे नहीं बता पाओगे, भूल जाओगे, देखो भूल गए। 15.74 तो ये चिल्ला चिल्ला के याद कर रहा था ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी सर, साथ साथ में छापना था क्या। टू आयनिक केमिकल के पूरे चैप्टर में गया था। उसका डिस्कशन तो हमें करना है, हाँ। फिलहाल तो इस चैप्टर को साइड में रख, और जितना तूने पहले पढ़ा है अच्छे से, जो तूने रेगुलर होकर पढ़ा था उस पर फोकस कर अच्छे से, समझ में आया। नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट pKa for H3O plus, pKa for H3O plus, pKa for H3O plus कैसे करेंगे। H3O plus क्या है, एसिड या बेस, एसिड। सबसे पहले क्या फॉर्म करोगे इसका कॉन्जुगेट बेस, जो कि H2O आने वाला है, आएगा। इसे सॉल्व, pKa plus pKb is equal to 14, और H2O के लिए pKb कितना हो जाएगा 15.74 माइनस 1.74 आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया कैसे, हे भगवान। Now that is your understanding. चलो H3O प्लस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, क्या करेंगे H माइनस निकाले, H प्लस निकालेंगे, क्या हो जाएगा H प्लस प्लस, इसकी जो वैल्यू होगी ओके, और ये क्या है लॉग लेने पे ये क्या बन जाएगा pK, और ये क्या बन जाएगा, हमको पता है फॉर्मूला pKa प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर उसने मेंशन नहीं किया है, जो मेंशन नहीं किया तो हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है pKb, मैंने पीछे कितना कैलकुलेट कराया हुआ है, इज इक्वल टू pKb, pK कितना आ गया। अगर मैं तुमसे देख, ओए अब देख ले इधर से, जो चिल्ला रहा था तू, अगर K निकालना चाहे तो K कितना आएगा, माइनस log 10
माइनस 1.7 सॉरी 1.7 क्योंकि वैल्यू माइनस है तो ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी